हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी शार्क। ठीक है, ये बीए फाइनल ईयर के साथ साथ जो है +2 के लिए, +1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। जो है आज जो हम करेंगे शार्क की समस्या। बाकी हमने शार्क का महत्व, शार्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है पार्ट ए में किया था। आज जो हम करेंगे पार्ट बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें शार्क की समस्याएं के बारे में, शार्क के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आप इसमें बने रहिए। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिस पे आपको अमल भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि शायद लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से ये भी होगा कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कहते हैं ना, आज का ज़माना जो है गिवन एंड टेकन का टाइम है। आप मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तो मैं आपके लिए क्यों करूं? ठीक है, तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा है। ये काम जो है 8th 9th 10th 11th 12th तक का बच्चों के लिए भी CBSE का सब जो है सब्जेक्ट का कवर करता है। साथ में जो है ये +2 और 10th क्लास NIS बोर्ड को भी कवर करता है, और साथ में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है 1st सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक के आर्ट्स के सब्जेक्ट को क्लियर करता है। आने वाला समय में हो सकता है तो जो है यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड को भी सम्मिलित करेगा। तो इसलिए अभी विचार मत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए ये बात तो था आपके लिए। अब जो हम आ जाते हैं शार्क की समस्याओं के ऊपर। देखिए, शार्क की समस्याएं यानी प्रॉब्लम ऑफ द शार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें समझना चाहिए। कहते हैं यदि शार्क दक्षिण एशिया देशों द्वारा क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, परंतु इसे वह सफलता प्राप्त नहीं हुई जिसकी से आशा थी। ठीक है, देखिए ये संगठन जो बनाई गई थी बहुत ही सोच विचार के बनाई गई थी। उन सभी जिन्होंने बनाया था उनको ये विचार था कि ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देगा शार्क, क्योंकि इसमें 8 देश थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं सब सम्मिलित थे। और ये बात भी है, कहते हैं ना इंडिया एक है और हम सब मिल के जाएँ तो हम एक पावरफुल बन सकते थे। लेकिन कहते हैं ना, कई देशों की जो मंशा होती है वो अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, शार्क की समस्याएं ही बढ़ती चली गई। शार्क के जो है बहुत से फैसले ऐसे हुए जो जन कल्याण के लिए थे। लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ फैसला लेने से नहीं होता है, उसको लागू करना, उसको अमल भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं भी ये बात कहता हूँ कि अमल भी करना जरूरी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर देश जब तक एक दूसरे से सहयोग नहीं करेगा तो आगे देश कैसे बढ़ेगा। यहाँ पर भी आपके लिए भी आता है, अगर मान लीजिए आप मुझसे सहयोग नहीं करते हो, आप लाइक शेयर नहीं करते हो, तो मुझे भी क्या सहयोग मिलेगा, मैं भी क्यों करूँ। तो यही बात आ जाती है ना, यहाँ शार्क की समस्या में भी आ जाती है कि एक व्यक्ति है वो कर रहा है प्रयत्न, आप आते हो, वीडियो देखते हो और परे मार देते हो। तो इससे देखिए, इससे क्या होगा। ऐसे ही शार्क में भी हो रहा है कि वो भी आ रहा है, सिर्फ बातें सुन रहे हैं, लागू नहीं हो रहा है, ना कुछ कर रहे हैं, अपना फ़ायदा उठा के चल देते हैं। तो शार्क में भी इसी तरह की समस्या हुई। सबसे पहले तो राजनीतिक प्रणाली में विभिन्नता आ गई। कहते शार्क सदस्य देशों की राजनीतिक प्रणाली में व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। आपको पता ही है कि सभी देश जो है एक जैसा नहीं है। उदाहरण बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान में पहले लोकतंत्र, फिर तानाशाही और फिर लोकतंत्र, और आज पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही पाई जाती है। इस तरह नेपाल और भूटान में राजतंत्र, और जबकि भारत और श्रीलंका गणतंत्रीय लोकतंत्र है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलबे जो आदि धर्मतंत्र राज्य है, जबकि भारत और श्रीलंका धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो कहते हैं यहाँ के जो लोकतांत्रिक और लोक विचारधारा है वो भी इन पर काफ़ी प्रभाव डालती है। कभी वो धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, तो कभी वो सैनिक प्रशासन में अंतर आ जाते हैं, तो कभी वो तानाशाही हो जाती हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनमें जो है राजनीतिक प्रणाली की विभिन्नता होने की वजह से है शार्क को जो है बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, चाहे आप में लोकतंत्र हो, चाहे गणतंत्री हो या सैनिक हो, सभी को जो है देश हित के कार्य करने चाहिए। जब तक देश हित नहीं रहेगा तब तक कोई देश की जो है जनता के लिए भलाई नहीं कर सकती। बेशकली सरकार जो है जनता के लिए इतने सारे रेगुलेशन बनाती है, लेकिन कहते हैं ना, जब तक जनता की भलाई न हो उसमें छुपा हुआ वो रूल रेगुलेशन जो है धरे के धरे रह जाता है, उसका किसी व्यक्ति पर कोई अच्छा जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद लंबे समय से चले आ रहे पारंपरिक विवाद। शार्क के सदस्य देशों के बीच लंबे समय से पारंपरिक विवाद चले आ रहे हैं, जो कि इसके पारंपरिक सहयोग में बाधा बने हुए हैं। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच तमिली की समस्या। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच जो हमेशा तमिली की समस्या बनी रहती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कश्मीर समस्या सदैव बनी रही है। भारत और बांग्लादेश में सीमा विवाद और अवैध जो है प्रवासियों की समस्या आदि बनी रहती है। तो ये समस्याएं जो है बहुत काफ़ी व्याप्त है, जिसकी वजह से जो है सहयोग बनना संभव नहीं है। कहते हैं 15 मार्च 2020
2020 को कोरोना वायरस के फैलने से पैदा हुई महामारी से निपटने के लिए सार्क के सदस्य देशों को शासन प्रमुख के वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है मीटिंग आयोजन की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जाफर मिर्जा द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाया गया था, जिसका कोई औचित्य नहीं था। अब देखिए, ये भी बात बहुत गंभीर आ जाती है कि उस समय कोरोना वायरस की महामारी चारों तरफ तांडव कर रही थी और पाकिस्तान के द्वारा जो था पाकिस्तान के कश्मीर के लिए प्रलाप गाया जा रहा था, 370 की धारा पर बात की जा रही थी। आखिर ये विवेकपूर्ण जो है नीति पाकिस्तान के सामने आती कहाँ से है कि जब महामारी में पूरा विश्व जो है तराही-माम मचा रहा है, जहां हमें ज़िंदगी को बचाने का प्रश्न उठ रहा था, वहां पर कश्मीर का मुद्दा लेके सामने सभी देशों के सामने बात करना शायद संभव नहीं था और ये जो है विवेकहीन व्यक्ति का ही प्रचालक हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी बातें करना जो कि जाफर मिर्ज़ा के द्वारा, तो कह सकते हो कि उनकी जो विवेकहीनता थी, उनकी संवेदनशीलता नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि उस समय जो था विश्व त्राही त्राही कर रहा था। यहाँ तक कि अमेरिका जो पावरफुल था वो भी जो था घुटने के बल पे आ खड़ा हुआ था और इस समय जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है कश्मीर का प्रलाप करना और मुद्दा उठाना कदापि औचित्य नहीं था। उसके पश्चात था पारंपरिक अविश्वास। यद्यपि सार्क उद्देश्य सदस्य राष्ट्र के बीच पाए जाने वाले पारंपरिक अविश्वास को समाप्त करना है, परंतु अविश्वास ज्यों का त्यों कायम है। पाकिस्तान, सिंध और जो है बलूचिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के लिए चल रहे आंदोलन के लिए भारत को और जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्थिति के लिए पाकिस्तान को उत्तरदायी ठहराता है। इसी तरह श्रीलंका अनुभव करता है कि श्रीलंका में बसे तमिल की जो है भारतीय तमिलों की संरक्षण प्राप्त है। यही हाल जो है भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल संबंधी को का भी है। ऐसे अविश्वास के वातावरण में सार्क प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा सकता, क्योंकि जो सार्क के देश है आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में सीमा विवाद कर रहे हैं, आपस में भी जो है आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे एक दूसरे के साथ संयोग बनेगा और कैसे जो है सार्क पावरफुल बनेगा। तो इसकी वजह से जो है सार्क का जो है अस्तित्व मिटने के कगार पे आ चुका है। उसके बाद है भारत की प्रभावशाली स्थिति। दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत की स्थिति जो है बहुत प्रभावशाली है, जो अन्य देशों के लिए डर का कारण भी है। आकार, जनसंख्या, विकास और जो है सैनिक क्षेत्र में भारत अपने पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में कई गुना आगे भी है। यह भी भारत द्वारा सदैव अपने पड़ोसी राष्ट्र के प्रति मैत्री का हाथ ही बढ़ाया है, परंतु पारंपरिक डर तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या सार्क के लिए उत्पन्न हो सकती है, जो कि बहुत गंभीर भी रहेगी। उसके बाद आर्थिक प्रतियोगिता। सार्क देश एक ही वस्तु के लिए परस्पर मुकाबला भी करते हैं, जैसे चाय के लिए भारत और पाकिस्तान, पटसन के लिए भारत और बांग्लादेश, सूती कपड़े के लिए पाकिस्तान और भारत आदि। तो प्रत्येक देश विदेशी मंडी में अपनी वस्तु अधिक से अधिक बेचनी चाहते हैं और इसके लिए वे एक दूसरे के हितों के विरुद्ध कार्य भी करते हैं। इसके अतिरिक्त सार्क के अन्य सदस्य देश को डर है कि यदि सदस्य देशों के बीच व्यापार को खोल दिया गया तो भारतीय कंपनियां उनकी घरेलू कंपनियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगी, जिसकी सीधी क्षति जो है उसके घरेलू उद्योग पर होगी। तो ये भी डर जो है बिल्कुल ही जो है जायज़ नहीं है, क्योंकि भारत कभी भी ऐसा नहीं करने के अग्रसर है। भारत सदैव जो है मित्रतापूर्ण बातें रखता है और अपने विचार रखता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, व्यापारिक संबंध होता है, कहते हैं लोग भी उसी के सामान खरीदते हैं जिसका जो है क्वालिटी अच्छी होती है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप भी व्यापार लगाइए और आपका भी देखिए कैसे चलता है। कहते हैं अगर मान लीजिए किसी राशन के 3-4 दुकान खुल गया है तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि जो तीनों दुकानदार जो है 2 दुकानदार भूखे मरेंगे या एक कमाएंगे, ऐसा नहीं है। जो जितना ग्राहक को अपना सुविधाएं देगा, जितना अच्छा क्वालिटी देगा, उसी की दुकान चलेगी। तो इसमें जो है आर्थिक प्रतियोगिता में जो है किसी देश को नहीं डरना चाहिए, जबकि इसमें डट के मुकाबला न करना चाहिए और साथ में जो है अच्छे क्वालिटी के जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। ऑटोमेटिक जो है सभी देश अपने प्रगति के रास्ता पे अग्रसर हो सकता है। उसके पश्चात अल्पसंख्यकों की समस्या। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ द एथिक्स द माइनॉरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कहते विभिन्न देशों में पाए जाने वाले अल्पसंख्यकों की समस्या भी सार्क के रास्ते में बहुत बड़ा बाधा बन गई है। उदाहरण, भारत में जो है मुसलमानों से संबंधित जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रकट करते हैं। इसी तरह श्रीलंका में बसे हिंदुओं को जब भी कोई क्षति पहुँचती है तो भारत उस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट किए बिना नहीं रह सकता है। वास्तव में इन समस्याओं का जो है संबंध प्रतिक्रियाएं प्रकट करने वाले देशों की आंतरिक राजनीति के साथ होती है, जिस कारण प्रतिक्रिया प्रकट करना इस देश की मजबूरी भी होती है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो गलत भी है और कई मायने में सही नहीं भी है, क्योंकि कोई भी देश के में जो नागरिक रहते हैं वो उन देश के जो है सदस्य हैं, उस देश का नागरिक है। तो किसी भी देश के अंदर हस्तक्षेप करना किसी भी देश को शोभा नहीं देता है। और भारत में देख लीजिए, अगर मुस्लिम धर्म की जो है जनसंख्या काफ़ी है
और वो भारत के ही नागरिक है, वो कोई विदेश के नागरिक नहीं है। तो भारत में है, उनके उनके जो प्रधानमंत्री है, उनके जो राष्ट्रपति है, उनको है उनकी समस्याओं का समाधान उनको करना है, न कि पड़ोसी देशों को करना है। चाहे बेशकली भारत वाले भी जो है, जो श्रीलंका में तमिलों के जो पक्षपात करते हैं वो भी गलत है, पक्ष लेते हैं भी गलत है, क्योंकि वो भी जो है श्रीलंका के निवासी हैं और वहाँ के सरकार को है कि उन सबको ध्यान देना उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि श्रीलंका में चाहे एक बच्चा भी क्यों ना हो, सब जो है उस देश के नागरिक हैं और उनको देशों को सहयोग देना भी इम्पोर्टेंट रहता है। उसी तरह पाकिस्तान में जो है अपना उनके नागरिक हैं, उनको सहयोग देना जरूरी है। उसी तरह भारत में जो है हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, उनको जो है भारत के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी के लिए जो रूल रेगुलेशन सामान्य रूप से बनाया जाए और सभी को जो है आगे प्रोत्साहित किया जाए। सबको एक आंख से देखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी समस्याओं को हैं तो इसको हम अपने ही देश में निपटाए तो ही बेहतर है, कि दूसरे देशों को सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं घर का झगड़ा घर के व्यक्ति ही समझाए तो ही रहता है अच्छा। अगर वो देश विदेश में ले जाया जाए तो झगड़ा नहीं रह जाता, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ये बात तो बहुत ही प्रॉब्लम रहती है हर देश में, और सभी देशों को इस बात को सोचना चाहिए कि हमें सार्क को आगे बढ़ाना है, न कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं के लिए जो है अल्पसंख्यकों की वो वहाँ के देश के जो है जो मुख्य माननीय होंगे वो ही उसकी जो है सही सलूशन कर सकते हैं। तो ये बात जो है सभी देशों को समझना भी चाहिए और विचार भी करने की आवश्यकता है। उसके बाद है अनियमित समस्याएं। सार्क चार्टर के अनुसार सार्क देशों के प्रमुखों का वर्ष में एक सम्मेलन होना आवश्यक है, जबकि जो है 1985 से लेकर आज तक सार्क के केवल 18 शिखर सम्मेलन ही हो पाए हैं, जो हुए हैं। अगला जो था एक हुआ भी था 19वां, वो जो था वीडियो कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग हुआ था। कहते हैं एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि कोई भी देश सार्क सम्मेलन करवाने को तैयार नहीं था। सम्मेलन की जो है अनियमितता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं और कई बार इसके लिए किसी देश में होने वाली आंतरिक घटनाएं उत्तरदायी भी होती हैं। उदाहरण फरवरी 2005 में ढाका में होने वाले 13वें शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने से भारत द्वारा बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति के कारण इनकार कर दिया गया, और यदि कोई एक देश भी सम्मेलन में शामिल नहीं होता है तो जो है ये स्थगित हो जाती है। इनकार कर दिया जाए तो ये स्थगित नहीं होती है, क्योंकि कोई भी देश अगर इसमें सम्मिलित नहीं होता है तो ये जो होता है उस साल के लिए स्थगित कर दी जाती है। आतंकवाद के मुद्दे के आधार पर जो है बनाकर भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान द्वारा 9 और 10 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में आयोजित किए जाने वाले सार्क के 19वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया गया, जिस कारण जो है 19वां सार्क सम्मेलन जो है अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कहते हैं ना, जब आप बातें नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है फल फूल नहीं सकता है। तो सार्क में जो है सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ी बाधाएं बन के जो है सामने आई है। उसके पश्चात है 6 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा सार्क शिखर सम्मेलन इलाहाबाद में बुलाए जाने का सुझाव दिया गया था, और इसके द्वारा कहा गया था कि यदि भारत के नेताओं को पाकिस्तान आने की झिझक है तो वो सम्मेलन में वर्चुअली भाग ले सकते हैं, ठीक है। परंतु भारत द्वारा पाकिस्तान के सुझाव को यह कहकर ठुकरा दिया गया था कि क्योंकि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए भारत पाकिस्तान में आयोजित किए जाने वाले सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। तो ये बात भी बहुत ही मायने रखता है कि पाकिस्तान के द्वारा अपना जो है अस्तित्व को दिखाया जा रहा है। उसके बाद है राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता। सार्क सदस्य राष्ट्र सार्क का प्रयोग संयुक्त हितों की अपेक्षा अपने अपने जो है राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता दे रहे हैं, और वो सार्क के मंच का प्रयोग अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए करना चाहते हैं। उदाहरण पाकिस्तान कश्मीर समस्या, श्रीलंका तमिल की समस्या, बांग्लादेश भारत के साथ नदी जल विभाजन की समस्या के समाधान के लिए सार्क का प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि सार्क का संबंध दक्षिण एशिया के देशों के संयुक्त समस्याओं के समाधान के लिए और क्षेत्र के जो है विकास के लिए परस्पर जो है सहयोग प्राप्त करना है, न कि आपस में जो है लड़ना है। कहते हैं आपस में ये लोग जो है अपनी अपनी समस्याओं की वजह से जो है सार्क आगे बढ़ने में अग्रसर नहीं है, ठीक है। कभी वो कश्मीर के मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी तमिल की समस्या हो जाती है, कभी नदी विभाजन का लेके आ जाते हैं। तो सार्क जो है कैसे आगे बढ़ सकता है और सार्क की समस्या जो है कैसे सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद है पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को सहायता। पिछले कुछ समय से जो है पाकिस्तान दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में आतंकवाद का केंद्र बिंदु माना गया है, ठीक है, जिसका अभिश्राप भारतीय सहित दक्षिण एशिया के अन्य देशों को भी सहना पड़ रहा है। कहते हैं 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी द्वारा भारत के शहर मुंबई पर किए गए आक्रमण के बाद भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विवश होकर कहना पड़ा था कि पाकिस्तान आतंकवाद की राजनीति के रूप में प्रयोग कर रहा है। पाकिस्तान इज यूजिंग
काउंटरिंग टेररिज्म टू स्टेट ऑफ पॉलिसी। शार्क सम्मेलन में समय समय पाकिस्तान को अपने देश में से आतंकवादियों को प्रशिक्षण केंद्र को बंद करने और आतंकवादी संगठनों की गतिविधि को नियंत्रण करने के लिए कहा गया है, परंतु इसके कोई भी सार्थक परिणाम सामने नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में शार्क की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाना अनिवार्य है। उसके पश्चात है बड़ी शक्ति का हस्तक्षेप। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में चीन, अमेरिका, जापान आदि बड़ी शक्तियां भी अपना जो प्रभाव स्थापित करने के लिए यत्नशील रहती है। यही कारण है कि अनेकों राष्ट्र शार्क के निरीक्षण का सदर प्राप्त करने के लिए सहनशील यानी यत्नशील है। बड़ी शक्तियां शार्क के अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहती है, जबकि शार्क के सदस्य इस संगठन को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। इसलिए शार्क के सदस्य देशों को शार्क को बड़ी शक्ति को हस्तक्षेप से मुक्त रखना भी बहुत जरूरी है। अगर वो देश सम्मिलित हो गए या वो देश ने अपना दबदबा शार्क पे बना लिया तो शार्क के जो है अस्तित्व सदैव के लिए खत्म भी हो सकता है। शार्क के जो 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान चीन द्वारा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन यानी शार्क में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए जाने की मांग की गई थी और जो है बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रतिनिधियों द्वारा चीन की इस मांग का समर्थन भी किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा खुलकर निरीक्षण देशों यानी ऑब्जर्विंग स्टेट द्वारा अधिक सक्रिय भूमिका निभाए जाने की वकालत की गई थी। उनका विचार था कि इसके शार्क देशों को अधिक लाभ होगी, लेकिन क्या हुआ ये तो समय ही बताएगा, ठीक है, क्योंकि जो है निरीक्षण देश अगर अपना दबदबा शार्क पे बना लिया तो हो सकता है कि शार्क का जो है अस्तित्व सदैव के लिए खत्म हो जाए। उसके पश्चात है अधिक जनसंख्या। ओवर पॉपुलेशन जुड़े से अधिक जनसंख्या भी दक्षिण एशिया के देशों को एक समस्या है। दक्षिण एशिया के इन 8 देशों में विश्व के कुल जनसंख्या का चौथा भाग यानी 1.47 मिलियन लोग रह रहे हैं, जिसमें बड़ा भाग गरीब रेखा से नीचे रह रहे हैं और अनेक लोग जो है मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं। बीमारी, भूखमरी, अनपढ़ता, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएँ और पीने के लिए स्वच्छ जल आदि का जो है अभाव आदि गंभीर समस्याएँ उत्पन्न कर रही है, जिसके इन देशों में रहने वाले लोगों की सामना करना पड़ रहा है और जरूरत से अधिक जनसंख्या इस सब के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो कहते हैं अधिक जनसंख्या होने से भी जो है शार्क का जो है सही तरह से इस्तेमाल करना संभव नहीं है और ये भी इसके जो है बहुत बड़ा कारण बन सकती है। उसका बढ़िया और योग्य राज्य प्रबंधन का अभाव। कहते हैं राज्य प्रबंधन आज प्रत्येक देश का जीवन है, क्योंकि देश में रहने वाले लोगों की भीड़ और लोगों को उनकी जान माल की सुरक्षा प्रदान करना राज्य प्रबंधन का दायित्व होती है। रात को लोग अपने घरों में आराम से सोते हैं, जबकि राज्य प्रबंधन सारी रात जागता है ताकि लोग सुरक्षित अनुभव कर सकें। परंतु सारे देशों में कानून के शासन का अभाव है और कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस का प्रबंधन जो चलाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। जिसकी लाठी रहेगी उसी की भैंस रहेगी, तो ये संस्था जो है कभी चलने नहीं पाएगी। सारे देशों में से भूटान ही एक ऐसा देश है जिसे बढ़िया प्रबंधन चलाने वाले देशों में श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, जबकि अन्य शार्क देशों में अच्छे प्रबंधन का अभाव पाया गया है। उसके बाद है व्यापार भ्रष्टाचार। दक्षिण एशिया के जो लगभग देशों को भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का राज्य प्रबंधन से विश्वास लगभग समाप्त हो चुकी है। वो जानते हैं कि कोई भी काम अधिकारों और रिश्वत दिए बिना नहीं होगा, इसलिए रिश्वत देना और रिश्वत लेना आज कोई विशेष बात नहीं है। विदेश कंपनियों को यह सब कुछ बहुत रास आ रही है। वो पहले ही निश्चित अनुपात में जो है कमीशन अदा कर देते हैं और अपने अनुमति से उचित काम करवा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही हो जाएगा कि मल्टीनेशनल कंपनियों को जो ऐसे रिश्वत की जो आदत लगाया जा रहा है और अपने काम को आसानी से निकलवा रहे हैं, तो हो सकता है कि भारत को भी इसका जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़े और आने वाला समय जो है फिर से अंग्रेज जैसा शासन स्थापित हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना, अगर इन चीज़ों को अगर हम समस्याओं को समाप्त ना करें तो कहते हैं बहुत भी बड़ा ही गंभीर समस्या बन सकती है। और जो गलतियां हमने अंग्रेजों के समय किया वही गलतियां अब दोहराएंगे तो शायद इससे हमारा देश जो है फिर पराधीनता की जो है बेड़ियों में जकड़ जाएगी। तो ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्यापार में जो है भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। विदेशी कंपनियों को ये कुछ करना की आवश्यकता नहीं है, ना तो हमें रिश्वत लेना चाहिए और ना ही रिश्वत देने की जो है प्रावधान पे अमल करने की आवश्यकता है और सरकार द्वारा इसको लागू करने की सख्ती से ज़रूरत भी है। उसके पश्चात निर्णय लागू करने में देरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। डिले इन द डिसीजन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस। शार्क चार्टर के अनुसार सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाने की आवश्यकता है। यदि कोई भी एक देश अपनी असहमति प्रकट करता है तो निर्णय नहीं किया जा सकता है। परंतु असाधारण देशों में आता है कि निर्णय हो जाने के पश्चात निर्णय लागू करने में भी देरी होती है। उदाहरण सेप्टा जो था, अर्थात दक्षिण एशिया जो स्वतंत्र व्यापार समझौता पर 1993 में शार्क देशों द्वारा सहमति प्रकट की गई थी, जबकि यह समझौता
समझौता जो है 2011 में लागू किया गया। देखिए इतना अंतराल के बाद कोई चीज़ रूल रेगुलेशन लागू होगा तो जो है सार्क जैसा जो है संस्था कैसे विकास करेगा। देखिए दोस्तों बात ये भी रहता है कि हमारा जो पड़ोसी देश सब है उसमें काफ़ी फूट रहती है, काफ़ी मतभेद रहती है, जिसकी वजह से कोई भी रूल रेगुलेशन इतना आसानी से लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि ये दो देश जो है दूसरे देशों के इशारों पे चलती है और इस देश में जो है अच्छे रूल रेगुलेशन लागू करने में सदैव बाधा उत्पन्न ही करती है। तो ये सब बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समस्याओं का है। लेकिन कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, अगर आप निष्कर्ष भी लिखना चाहो इसके तो बहुत ही जो है साधारण शब्दों में इसको लिख सकती हूँ कि सार्क एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन का रूप धारण करने और दक्षिण एशिया देशों के बीच पारंपरिक अविश्वास को समाप्त करने और परस्पर सहयोग का विकास करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। जब तक आप विश्वास हम देश को नहीं होगा, जब तक एक दूसरे पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा तो सार्क क्या, नाटो क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है कभी भी सफल होने में सक्षम नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एक दूसरे से सहयोग और विचारधाराओं से चलती है, परंतु फिर भी हम इसके महत्व को अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। सार्क एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों के बीच परस्पर सहयोग के विकास में और उनकी पारंपरिक समस्याओं के हल के लिए महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रहा है। इसका एग्जाम्पल जो है कोरोना वायरस के समय देखा भी गया और समझा भी गया, इसमें जो है सार्क देशों ने मिल के, बेशक इसमें जो है एक त्रुटि भी हुई, वो पाकिस्तान के द्वारा हुआ जिन्होंने कश्मीर की जो है प्रलाप गाने लग गए, जो कि बहुत ही बुरा इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन सभी देशों ने इसका समर्थन भी किया है कि जो कोरोना वायरस थी उसको हमें साथ में निपटने की आवश्यकता है, और उन्होंने भी इसका सराहना किया जो प्रधानमंत्री मोदी ने रूल रेगुलेशन बनाए, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट भी रहती है। कहते हैं एक देश की वजह से जो है किसी संगठन को ख़त्म कर देना या उसको नष्ट कर देना ये संभव नहीं है। हमें मिलकर दोबारा प्रयास करना चाहिए और जो देश जो है इसके रुष्ट हो रखे हैं उसको मनाने की जो है हम सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। उनकी परंपरा समस्याओं के हल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, परंतु इसके लिए इस संगठन को और प्रभावशाली बनाए जाने और इसकी सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। जब तक हम इनकी बाधाओं को दूर नहीं कर सकते हैं, सार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सफल होने में सक्षम नहीं होगा। उसके बाद है सार्क को मजबूत बनाए जाने के लिए सुझाव। देखिए सार्क को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत से सुझाव होना जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्क दक्षिण एशिया के देशों के बीच पाए जाने वाले जो है पारंपरिक अविश्वास को समाप्त करने और पारंपरिक सहयोग का विकास करने में पुण्य सफल नहीं हो पाया है, परंतु फिर भी हम इसके महत्व को अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सार्क को और प्रभावशाली और मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए हमें कुछ जो है सुझाव की भी आवश्यकता है, कुछ सुझाव जानने की भी आवश्यकता है। तो देखते हैं वो सुझाव हमारे लिए क्या है। पहला तो सुझाव यही होती है कि आर्थिक सहयोग की प्राथमिकता, यानी प्रेफरेंस टू इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। दक्षिण एशिया के देशों के बीच परंपरा आर्थिक सहयोग की बहुत ही संभावना है। इसमें इन क्षेत्रों के सभी देशों को बहुत लाभ हो सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि सार्क को आर्थिक सहयोग की विकसित किए जाने के लिए एक प्रभावशाली मंच के रूप में स्थापित किया जाए और परंपरा व्यापार और उत्साहित किया जाए। जो वस्तु एवं हम दक्षिण एशिया के देशों से प्राप्त कर सकते हैं उनको लिए हमें जो है दराज वैसे देशों की तरफ नहीं देखना चाहिए। अनेकों प्रयासों से होते हुए भी सार्क के सदस्य देशों के बीच परंपरा व्यापार समूचे व्यापार के जो है 5 से भी कम है, जबकि इसे मुकाबले में आसियान देशों के बीच परंपरा व्यापार की दर जो है 20% के लगभग है। तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जो है इसमें सबसे पहला उद्देश्य तो यही रहना चाहिए कि आर्थिक सहयोग की प्राथमिकता देना चाहिए। जो चीज़ें हमें पड़ोसी देशों से मिल सकता है उसको विदेश से लाने से क्या लाभ होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है सार्क का महत्व तभी बनेगी जब हम सभी देश मिलके एक अग्रसर हो पाएँ। उसके बाद है पारंपरिक विश्वास का निर्माण। देखिए दोस्तों हमने पीछे पढ़ा भी है कि सार्क के सदस्य देशों के बीच पाए जाने वाले जो है पारंपरिक अविश्वास इसकी असफलता के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा भी है। इसलिए सार्क सदस्य देशों के जो है पारंपरिक अविश्वास को समाप्त करने और पारंपरिक विश्वास को निर्माण के लिए भरपूर यत्न करने चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि यदि पूर्व और पश्चिम जर्मनी आपस में मिल सकते हैं तो एक दूसरे के निकट क्यों नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात पे उनको बहुत जोर देना चाहिए कि जब है दूसरे देश जो है आपस में मिलकर अपनी समझौता करके आगे बढ़ रहे हैं तो हम सब देश मिलकर क्यों नहीं समझौता करके आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहे हैं। उसके बाद महाशक्तियों के हस्तक्षेप का समाधान। देखिए विश्व की महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने प्रभाव को वृद्धि के लिए निरंतर जो है यत्नशील रहती है और गरीब और विकसित जो है विकासशील राष्ट्र उनके शिकार बनते हैं। दक्षिण एशिया के देशों के महाशक्तियों के
जो है शेप से समाधान रहना चाहिए और उनके जो है चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। वो जो है शिकार देशों को निर्दयता से शोषण करते हैं। तो ये बात तो बहुत ज़रूरी भी है कि कई देश जो है सार्क पे अपना नज़र जो है लगा रखा है, ठीक है, तभी वो इंडक्शन का काम भी करते हैं। अगर वो देश जो है, अगर पावरफुल देश जो है इसमें आ गए तो हो सकता है कि जो एशिया के जो देश है उसका जो है पूरी तरह से शोषण कर ले और इसका जो है पूरी तरह से अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल कर ले। तो ऐसे देशों के चंगुल में फंसने से अच्छा है कि हम आपसी मित्रता और आपसी सहयोग से करें। इसका एग्जाम्पल भी है कि समय समय पर जो है पाकिस्तान को चीन जो है उंगली करता रहता है और भारत पे के लिए उकसाता रहता है, ठीक है। तो ये भी जो है बहुत बड़ी समस्या है। इसका कारण ये भी है कि वो भारत की तरफ देख रहा है और भारत को जो है अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा है। कई देश जो है भारत की तरफ नज़र रखा हुआ है कि इसको अपने अंडर ले लिया जाए, क्योंकि इसका संसाधन को जो है उनको दोहन करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत काफ़ी खतरनाक हो सकती है। उसके पश्चात चीन द्वारा खुलकर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए जाने की मांग की गई है और कुछ सार्क जो सदस्य देश द्वारा चीन के इस मांग का समर्थन भी किया गया है। इसमें चीन को दक्षिण एशिया के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करने का अवसर भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये बात तो साफ कहा गया कि चीन द्वारा खुलकर दक्षिण एशिया के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना भी एक तरह का चुनौती का काम हो सकता है। हो सकता है कि जो चीन है वो अपने चापलूसी से जो है सार्क में सम्मिलित होना चाहता हो और देश को जो है खोखला करने के लिए अपना जो है अग्रसर करता हो या अपनी जो है दबदबा इस पर बनाए रखना की कोशिश कर रहा है। तो इसमें साफ क्लियर है कि वो विश्व के जो है विकसित राष्ट्र में से आता है और वो जो सार्क जैसे छोटे जो है संगठन में सम्मिलित होने का जो उसका उद्देश्य है सिर्फ इतना सा है कि वो जो है सार्क के सदस्य देशों के ऊपर वो राज्य करना चाहता है और अपना प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अग्रसर होना चाहता है। तो इनसे बचना भी इनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। उसके बाद पारंपरिक मतभेद को एक तरफ रखना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच पाए जाने वाले मतभेदों को भरमार है, परंतु पारंपरिक संयोगों के विकास के लिए इन पारंपरिक मतभेदों को एक तरफ रखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि ये देश पारंपरिक विवादों में ही उलझे रहे तो पारंपरिक संयोग की मांग पर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसमें कोई दो राय भी नहीं है और इसमें कोई तरफा बात भी नहीं है। उसके बाद पारंपरिक संयोग के नए क्षेत्रों की तलाश। दक्षिण एशिया के देशों के बीच लंबी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझे पाए जाती है और पारंपरिक संयोग से वे इन साझों को और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए दक्षिण एशिया के देशों को पारंपरिक संयोग के नए क्षेत्रों की तलाश करनी चाहिए और अपनी जो है पुरानी साझों को और भी मजबूत किया जाने की आवश्यकता है। तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि पारंपरिक संयोग के लिए नए क्षेत्रों की तलाश करना भी उन जो है सार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मान्य भी रखती है। उसके पश्चात है हमारा सार्क के लोगों का आंदोलन बनाया जाना चाहिए। सार्क लोगों का जो आंदोलन बनाया जाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहते हैं विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग जो है 1/5 भाग दक्षिण एशिया में रहता है और इस क्षेत्र में बसने वाले लोगों के बीच पारंपरिक प्रेम और सद्भावना के निर्माण के लिए सार्क को लोगों का आंदोलन बनाया जाना चाहिए। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन क्षेत्रों में बसे लोग डॉक्टरों, वकीलों, अध्यापक और विद्यार्थी, समाज सुधारक, बुद्धिजीवी और कलाकार आदि के लिए वीजा शर्तों को नर्म बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ जो है नए टेक्नोलॉजी, नए रूल रेगुलेशन सीख के आएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसका गलत फायदा उठाते हैं और इसका जो है इस्तेमाल वो देश के हानि पहुँचाने के लिए कर जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, उस देश की जो है उनकी जो है लोकतांत्रिक पे खतरा उत्पन्न करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अगर वीजा सस्ता भी करते हैं, तरीका सही, रूल रेगुलेशन सही भी करते हैं, तो वो आतंकवादी गतिविधियों को और भी तेज कर देते हैं, जिससे क्या होता है उस देश में अशांति फैल जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। उसके बाद है संयुक्त समस्याओं के समाधान की प्राथमिकता। कहते हैं कि हम भली भांति जानते हैं गरीबी, निरक्षरता, भुखमरी, कुपोषण, सामाजिक बुराइयां और अंधविश्वास आदि इस क्षेत्र के में बसे लोगों के लिए संयुक्त समस्या है, जिसको समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब तक हम इस समस्याओं को कुछ चक्र से बाहर नहीं आते हैं, हम विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल नहीं हो सकते। तो ये बात तो बहुत साफ है कि जब तक ये कुप्रथाएं खत्म नहीं होगी, हमारा देश जो है कभी भी या कोई भी सार्क देश जो है वो कभी भी आगे अग्रसर नहीं हो सकती है और न ही विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि देश को जो है अंधविश्वास ही इसको जो है खोखला करने में अग्रसर है। उसके पश्चात है दक्षिण एशियाई चेतना पैदा करना। देखिए, दक्षिण एशिया में बसे लोगों के दिलों में दक्षिण एशियाई चेतना पैदा किए जाने की अब ज़रूरत है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें उनके संयुक्त इतिहास के अवगत करवाया जाने की आवश्यकता है। अगर किसी देश के इतिहास के बारे में जाना जाए तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आज यह 8 देश अलग अलग हैं, परंतु एक समय था जब यह देश एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई थी। अगर आपने पढ़ा भी होगा, अगर जाना भी होगा अगर इतिहास, तो आप जानोगे कि सारा देश जो है, जितना भी एशिया के क्षेत्र
क्षेत्र हैं पहले एक हुआ करती थी और यहाँ पर जो है राजा आपस में लड़ा करते थे और आपस में ही कट मर गए। तो ये उन्होंने इतिहास से कोई शिक्षा नहीं ग्रहण किया, ठीक है। और आज भी वही गलती कर रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं और दूसरे राजाओं को, जो दूसरे राष्ट्र हैं, उनको जो है आगे बढ़ने के लिए वो अग्रसर कर रहे हैं। तो हो सकता है कहीं वैसा ही नहीं हो जाए कि दूसरे राजा ने बाबर को यहाँ इंडिया में निमंत्रण भेजा था कि यहाँ पर आइए और मुझे यहाँ पर राजगद्दी में बैठाइए, लेकिन जब बाबर जो है भारत पे आया तो सदैव के लिए जो था वो भारत का ही रह गया और जो राजा ने उसको निमंत्रण भेजा था उसको ही मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि हम आपस में लड़ते रहें मिल के, जो मित्र जो देश जो आसपास के देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं और जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जो है जैसे बड़े बड़े देश जो हैं वो आके भारत पे अटैक कर दे, जिसमें अमेरिका जो है सदैव ताक में रहती है और चीन तो सबसे आगे अग्रसर है। तो ये सब बातें को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है आतंकवाद और पर्यावरण सुरक्षा और मानव जो है अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त रणनीतियाँ। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें जो होती है आतंकवाद, पर्यावरण सुरक्षा और मानवाधिकार, ये सभी देशों के लिए जो है सेम प्रॉब्लम है। तो हर देश को इस पर जो है मुद्दे पर गंभीर समस्याओं को जो सुलझाने की आवश्यकता है। आतंकवाद, पर्यावरण की सुरक्षा और मानवाधिकार के उल्लंघन आदि अति गंभीर मुद्दे हैं और कोई भी अकेला देश इस समस्या का नियंत्रण नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अपने देश में आप पर्यावरण सुरक्षा कर लेते हैं तो पर्यावरण का प्रभाव जो सिर्फ एक देश में तो नहीं होती है ना, इसका हवा जो है प्रत्येक देश में जाती है, तो दूसरे देशों में भी इसका प्रभाव उतना ही रहेगी। तो इसलिए कहते हैं इसको अकेला कर पाना संभव नहीं है। आज दक्षिण एशिया के लगभग सभी देश इन समस्याओं से पीड़ित हैं और उन्हें इनके समाधान के लिए संयुक्त राजनीति अपनाई जाने की आवश्यकता है। उसके बाद है नियमित सम्मेलन, रेगुलर समिटेड। हमने ऊपर पढ़ा भी है कि सार्क के वार्षिक सम्मेलन में काफ़ी अनियमितता पाई जाती है, जिस कारण समय समय पर विभिन्न मुद्दे पर विचार नहीं हो पाते हैं। इसलिए भी सार्क के वार्षिक सम्मेलन को नियमित किया जाना चाहिए ताकि समय समय पर पैदा होने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा सके। स्मरण रहे कि 2014 के पश्चात आज तक जो है सार्क कोई नियमित सम्मेलन नहीं हो पाया है। तो ये बात भी बहुत गंभीर है। आप भी सोच सकते हो कि जो है 2014 में हुआ था और आज जो है 2022 है। सिर्फ जो है कहते हैं कि जो कोरोना वायरस था उसमें जो था जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सम्मेलन हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, ठीक है। तो 2014 में जो है प्रत्यक्ष रूप से सम्मेलन हुई थी, उसके बाद कोई सम्मेलन नहीं हुआ। ये साफ जाहिर करता है कि देशों के बीच क्या है, मतभेद है, मनमुटाव है और हर देश जो है एक दूसरे देशों का शोषण करना चाहता है। तो ऐसे में जो है सार्क का भविष्य क्यों ऐसे उज्जवल हो सकता है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इन सब बातों से जो हमने पढ़ा है उसे समझने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सार्क एक प्रभावकारी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है और इसलिए इसे और भी प्रभावशाली बनाए जाने की ज़रूरत है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऊपर लिखित सुझावों की तरफ ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए सार्क देशों के बीच एक पासपोर्ट और एक करेंसी की व्यवस्था भी की जाने की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विकास करने के लिए। अब हम देख सकते हैं कि सार्क की भविष्य क्या है, आखिर सार्क का जो होगा भविष्य क्या हो सकती है। ऐसे अगर परिस्थिति रही तो उसका भविष्य क्या होगी, देखते हैं। सार्क का जो भविष्य, हम जानते हैं कि सार्क की स्थापना के 36 वर्ष के लगभग हो गए हैं, परंतु यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो पाया है। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के जो है गति प्रदान करना था। इन देशों के मध्य आपसी निर्भरता एवं आपसी विश्वास में वृद्धि करना था और सामूहिक हितों वाले मसलों को संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी मसलों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने का था, जबकि यह सब कुछ हो नहीं पाया है। वास्तव में सार्क एक बटे हुए घर की तरह है जिसमें हर देश अपने निजी हितों के ऊपर नहीं जा पाया है और आज सार्क आपसी मतभेदों को हल करने का मंच बन कर रह गया है। सिर्फ देश जो है अपने ही प्रॉब्लम को यहाँ पर प्रलाप गा रहे हैं। सार्क के लिए कोई भी देश जो है अग्रसर नहीं है। दक्षिण एशिया के इन देशों के मध्य आपसी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को काफ़ी संभावनाएं हैं जिनकी पूर्ति करने में सार्क पूरी तरह से असफल रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि चीन और ईरान आदि देश को सार्क का सदस्य बनाकर भारत को जो है महत्व वो कम कर दिया जाए, जबकि भारत पाकिस्तान आपसी विवाद सार्क की कार्यशीलता को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है। दोनों देशों को आपसी विवादों को एक तरफ रखकर सार्क के उद्देश्य की पूर्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्क के सारे सदस्य देशों और विशेष भारत और पाकिस्तान को आपसी मतभेद को ऊपर उठकर सार्क देशों के जो है पूर्ति की जो है पहल देनी चाहिए और एक दृढ़ आर्थिक समूह की तरह इस संस्था की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। इसमें जो है 8 दिसंबर 2020 को सार्क के जो है 36वें चार्ट दिवस
यानी 36 चार्ट डे के अवसर पर बोलते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री और सार्क के वर्तमान चेयरमैन केपी शर्मा ओली द्वारा सार्क के सदस्य देशों के संगठन को अधिक गति प्रदान किए जाने और परस्पर विश्वास तथा क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि किए जाने की निमंत्रण दिया गया था। स्मरण रहे कि 2014 के बाद आज तक जो है सार्क का कोई नियमित सम्मेलन नहीं हुआ है, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे अगर बढ़ना है तो सबको मिलके चलना पड़ेगा, सबको मिलके साथ देने की आवश्यकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो सार्क का भविष्य है तो उज्जवल है, लेकिन कुछ देशों के जो है कुछ नीतियों की वजह से जो है सार्क आगे नहीं बढ़ पाया है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।